मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है पाकिस्तान के मुंह में से कैसे छीना जूनागढ़ रियासत के विलय की कहानी। देसी रियासतों के बारे में मैं इसके पहले 4 वीडियो और बना चुका हूं और आज जो मैं शुरू कर रहा हूं ये वे स्टेट्स हैं, क्योंकि जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक टारगेट सेट किया था कि 15 अगस्त के पहले तक सभी देसी रियासतों के शासक अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, और ऐसा हुआ भी। किंतु सिर्फ 3 रियासतें ऐसी रह गईं जिन्होंने 15 अगस्त के पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए। उसमें 3 रियासतों में एक जूनागढ़ जो एक मुस्लिम रियासत थी, दूसरी जो बहुत छोटी रियासत थी जिसे जो है पोस्टेज स्टैम्प स्टेट कहते थे, बहुत छोटा स्टेट था, किंतु वो वहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था और वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। दूसरे हैदराबाद, जो अपने आकार के हिसाब से और धन दौलत के हिसाब से वो एक इंडिपेंडेंट राज्य बनना चाहता था या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। और तीसरा कश्मीर, जो अनिश्चितता की स्थिति में वो ऐसा फंसा के गए कि आज तक भी वो कश्मीर मुद्दा हमारे लिए एक सरदर्द बना हुआ है, और उसे फंसाने का यदि किसी को श्रेय है तो वो और कोई नहीं, वो कश्मीर का महाराजा हरि सिंह था। खैर वो बात हम उस वीडियो में करेंगे, किंतु अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त तक जिन रियासतों ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए उनकी कहानी में सबसे पहले मैंने जूनागढ़ को लिया है, क्योंकि वो पहले विलय भी हुआ और जूनागढ़ की कहानी बहुत ही रोचक भी है। वैसे मुझे इतिहास के सनसनीखेज खबर जो चरित्र है उसमें कोई बहुत रुचि नहीं है, किंतु निश्चित तौर पर जो जूनागढ़ का मामला है ये काफ़ी कुछ सनसनीखेज खबर टाइप ही है, तो इसलिए मैं इस पर अपनी बात रखूँगा। और जो मैं हमेशा अपने वीडियो के पहले कहता हूँ कि आप न केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अन्य लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। साथ ही साथ दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया, जो वीडियो के साथ जुड़ा हुआ कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर जोड़ें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो ये श्रम कर रहा हूँ ये श्रम कोई उचित इसका लाभ मिल रहा है किसी को अथवा नहीं मिल रहा है, या मैं जो बोल रहा हूँ उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, तो एक मूल्यांकन करने में सुविधा हो जाती है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जब 1947 में जूनागढ़ के विलय की बात आई तो पहले हम बताएं कि वहाँ का जो नवाब था वो था महावत खां थर्ड। ये बड़ा कोई लोकप्रिय नाम रहा होगा वहाँ की जो है डायनेस्टी में। तो जूनागढ़ का नवाब महावत खां वो बड़ी अजीब सी शख्सियत थी। उसकी रियासत तो बहुत छोटी थी, किंतु अन्य शासकों की तरह फिजूल खर्ची में वो किसी से पीछे नहीं था, जो देसी रियासतों की अपनी खासियत थी। उसे कुत्तों का जुनून था। इस बात को भारतीय इतिहासकारों ने भी और विदेशी इतिहासकारों ने भी लिखा है। उसके पास 2000 कुत्ते थे। यहाँ मैं एक बात कहूँ, मैं कोई कुत्ता संस्कृति के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अब तो इस देश में खास तौर पर मध्यम वर्ग में कुत्ता संस्कृति ने इतना घर कर लिया है कि कुत्ता जो है एक स्टेटस सिंबल बन गया है। दैट इज़ अनदर थिंग एंड दैट इज़ पर्सनल मैटर। तो मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इस पर ख़ास तौर पर कमेंट जब इतिहासकारों ने किया है तो उसलिए मैं वो सूचना थोड़ी सी आपको दूँ कि उसके पास 2000 कुत्ते थे और कुत्तों के लिए बाकायदा अपार्टमेंट्स, उनके लिए बाकायदा आवास आवंटित थे, जिनमें टेलीफोन, बिजली और डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी उपलब्ध रहते थे। और कुत्ते के मरने पर उनकी कब्र अथवा समाधि संगमरमर की बनवाई जाती थी। तो कई इस बात पर उस समय व्यंग करते थे कि जूनागढ़ में आदमी के बजाय कुत्ता पैदा होना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुत्ता सभी कुत्तों की हालत ऐसी थी। देखिए ये तो वहाँ के नवाब के पालतू कुत्ते थे। कुत्ता संस्कृति पर तो वैसे राष्ट्र कवि दिनकर जी बहुत पहले कह चुके हैं कि श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे व्याकुल बालक अकुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुक जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन में जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मिल मालिक तेल फुलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं।
तो यहाँ भी जो ऊंच गरीब अमीर की जो खाई है अब तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए मैं फ़िलहाल उस पर बात ना करके मैं जो है जूनागढ़ के नवाब महाबत खां के जो उसका अपना शौक़ था कुत्ता पालने का, 2000 कुत्ते थे और नवाब ने अपनी एक प्रिय कुतिया की शादी एक लेब्राडोर कुत्ते से की थी जिसका नाम बॉबी था। वो जो वो शादी की थी कुत्ते और कुतिये की, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, मामूली इवेंट नहीं था। और ऐसा बताते हैं कि जब ये बारात प्रोसेसन निकला कुत्ते का तो उसको 1.5 लाख लोगों ने देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने किलोमीटर लंबा वो रहा होगा। साथ ही साथ जो ये जो शादी थी, इस शादी में जूनागढ़ के नवाब ने तमाम देशी रियासतों के शासकों को आमंत्रित किया था और उसमें बड़े डिग्नेटरीज को, उसमें बड़े अंग्रेज अफसरों को, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी उसमें इनवाइट किया गया था। वो बात अलग है कि गवर्नर जनरल ने उसमें आने से इनकार कर दिया, तथापि उसमें हज़ारों मेहमान वीआईपी किस्म के सम्मिलित हुए जिनके को एक बहुत शानदार भोज दिया गया। और जो ये जो पूरा हुआ उसमें जो कुत्ते कुतिया का विवाह है, उस विवाह पर एक विदेशी जो इतिहासकार का नाम सुने होंगे आप, ये कॉलिंस और लेपियर, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो है इस पर 60,000 पाउंड स्टर्लिंग खर्च हुए थे। और रामचंद्र गुहा जिन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, रिसर्च बेस्ड बुक है, तो उन्होंने जो है इस पर 3 लाख रुपए खर्च होना बताया है। फ्रीडम एट मिडनाइट में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो राशि इस विवाह पर खर्च की गई थी, उस राशि से जूनागढ़ निवासियों के 12,000 लोगों का खर्च 1 वर्ष तक गुजारा हो सकता था। तो आप समझ सकते हैं कितना फिजूल खर्ची किस्म का ये नवाब था। जब जूनागढ़ का जो नवाब है वो पाकिस्तान में विलय के पक्ष में था और उसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में, जिस दिन पाकिस्तान का फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन उन्होंने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा भी कर दी, जिसे बाद में पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कीमत पर जूनागढ़ को भारत के हाथ से निकलने के पक्ष में नहीं थे, उसे छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उसके 2-3 बड़े मजबूत कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि भौगोलिक कारण अगर हम देखें तो ये जो जूनागढ़ है, यहाँ से पाकिस्तान की दूरी सरफेस से जो है बाई लैंड लगभग 1000 किलोमीटर थी और अगर पानी से जाया जाए तो 325 ये न्यूमेटिकल किलोमीटर्स उसकी दूरी थी। तो कोई ऐसा जुड़ाव नहीं हो सकता था। दूसरा, चारों ओर से वो भारत के भूभागों से घिरा हुआ था। फिर चारों ओर के भूभागों में अल्पसंख्यक जनसंख्या जो है हिंदुओं की थी, तो एक तो ये कारण था। दूसरा यही था स्वयं जो जूनागढ़ है, वो जूनागढ़ स्टेट के 82% जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। तो एक हिंदू राज्य को इस तरह से पाकिस्तान में ले जाना उचित नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जूनागढ़ में 2 बड़े तीर्थ स्थान, एक तो गिरनार और दूसरा सोमनाथ, ये दोनों स्थित हैं और यहाँ लाखों हिंदू हिंदुस्तान भर के कोने कोने से आते हैं। एक तर्क उनका ये भी मजबूत था। तो इस तरह से यही नहीं, एक और भी तर्क था कि जो एशियाटिक लाइन है वो जूनागढ़ के जंगलों में ही बचे हुए थे। तो ऐसे कुछ कारण थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके आधार पर ये तय किया कि इसको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे। जब 14 अगस्त को घोषणा कर दी तो पाकिस्तान फॉर्मली तो उसमें विलय हो गया, किंतु भारत किस तरह से भारत सरकार ने, या जिसमें मुख्य तौर पर कहें नेहरू और पटेल ने किस तरह से इसका मुकाबला किया कि मोर और लेस ये तो घुस ही चुका था उसके मुंह में पाकिस्तान के में, उसे वापस निकालना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो उसको किस बखूबी उन्होंने अंजाम दिया, ये जो है जानने के लिए ज़रूरी है। तो जूनागढ़ इसलिए धर्म के आधार पर, जो पाकिस्तान था उसका एक ही आधार था धर्म के आधार पर वो इसका विलय करना चाहता था। उसका इरादा ये था कि वो अधिक से अधिक हिंदू रियासतों को भी पाकिस्तान में विलय के लिए राजी कर ले, क्योंकि जो मूल कानून इसके लिए बना था वो यही था कि प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन, आइदर दे मर्ज विद द पाकिस्तान और विद इंडिया, और दे कैन हैव देयर स्टेट इंडिपेंडेंट। लेकिन स्थिति क्या है, मैं जो अक्सर कहता हूँ कि वास्तविकता तो ये है
कि जो बची खुची देसी रियासतें थीं इनकी लेजिटिमेसी ही नहीं थी, और इन्होंने तो अपने एक तरह से डेथ सेंटेंस पर उस दिन ही सिग्नेचर कर दिए थे जिससे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने संधियां की थी और उनकी मातहती स्वीकार की थी, क्योंकि इनको 150-200 वर्षों के शासनकाल में ये जो अंग्रेजों का रहा उसमें इतना नकारा कर दिया गया था, दे वर नॉट कैपेबल टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स इंडिपेंडेंटली। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो ये मोर और लेस दे वर डेड, और उनमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक बदलते परिवेश में एक प्रजातंत्र के फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ डेमोक्रेसी की बात चल रही है और एक आधुनिक युग की बात चल रही है, उसमें इनके लिए कोई स्थान नहीं था। किंतु फिर भी जो डूब रहा है वो तो कोशिश करता है अंत तक कि कैसे भी उभर जाएं। तो ये जो स्टेट्स थे, इन स्टेट्स को पता था कि इनकी जो हैसियत है ये नहीं है कि वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान रह सकें, क्योंकि उनका सोच बहुत पीछे है और यहाँ के निवासियों का सोच बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह की स्थिति में वैसे तो ये जो पाकिस्तान था उसके पास एक ही था कि धर्म के आधार पर जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको तो पाकिस्तान में मिलाया ही जा सकता है, किंतु इसके लिए गवर्नर जनरल ने प्रारंभ में कह दिया था कि ठीक है ये सब कानून अपनी जगह पर है, किंतु भौगोलिक जो तत्व है, भौगोलिक जो फैक्टर है, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय डिसाइडिंग टू मर्ज विद आइदर और। तो ऐसी स्थिति में जो भौगोलिक स्थिति थी वो इसमें अलाउ नहीं करती थी, लेकिन उसमें एक फ़ायदा देख रहा था पाकिस्तान। वो ये देख रहा था कि जूनागढ़ चाहे छोटी रियासत है लेकिन उसकी बहुत महत्व यूँ हो गया वो कि इस समय कश्मीर का मुद्दा भी चल रहा है, और जिन्ना ये सोचते थे कि कश्मीर जो है उस कश्मीर को जो है जूनागढ़ के साथ बार्गेन करके लिया जा सकता है, और जिस तरह से पटेल को जूनागढ़ से लगाव है हो सकता है पटेल कश्मीर पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएं। वैसे मैं अभी इस बात को पड़ताल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने कश्मीर के मसले में कहा भी है कि एक स्थिति में तो इसके लिए भी तैयार थे सरदार पटेल कि कश्मीर ले लो और जूनागढ़ दे दो। तो ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह की बातें भी चली, और जिन्ना तो सोचता ही था कि मैं बार्गेन कर लूँगा तो मैं इनको दे दूंगा जूनागढ़ और उनसे मैं कश्मीर ले लूँगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रैटेजिक जो वैल्यू थी इसकी, वो स्ट्रैटेजिक वैल्यू एकदम बढ़ गई। तो ये जो घटनाक्रम शुरू होता है गर्मियों में 1947 में शुरू होता है, जब ये तय हो गया कि अब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियंस यहाँ क्रिएट किए जाएंगे, और उनकी डेट्स भी लगभग तय हो गई थी। तो उसके साथ में ही इन देसी रियासतों में बड़ी बेचैनी थी और हलचल फैली हुई थी, किंतु वो जो एक बहुत मस्त तबीयत के जो नवाब साहब थे वे 1947 की गर्मियों में छुट्टी पर गए हुए थे, यूरोप में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, और उन्होंने वहीं से अपना दीवान बदल दिया, और बदल करके जो नया दीवान बनाया वो था सर शाहनवाज भुट्टो, जो हम बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनका नाम सुनते हैं। इन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही पिता थे ये सर शाहनवाज भुट्टो, जो ओरिजिनली सिंध के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो इसने जो ये है महावत खां नवाब ऑफ जूनागढ़, उन्होंने सर शाहनवाज भुट्टो को अपना दीवान नियुक्त कर दिया। शाहनवाज भुट्टो जो है एक तो मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता भी था और साथ ही साथ वो जिन्ना का बहुत करीबी था। तो ये एक मजबूत फैक्टर जूनागढ़ के साथ हो गया कि वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश कर ले। तो नवाब जब लौटे भारत, तो लौट करके शाहनवाज भुट्टो की ये सलाह थी कि पाकिस्तान में विलय के लिए अपना निर्णय दे दिया जाए। तो उसने 14 अगस्त को यह घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान में विलय करेगा। अब यहाँ एक और बड़ी बात तो हल्की लगती है, लेकिन कई जगह किताबों में भी लिखा है और इस पर थोड़ा सोचने की बात है कि उसे कुत्तों से इतना प्रेम था कि एक पाकिस्तान के एजेंट ने, ये बात जो है फ्रीडम एट मिडनाइट में भी लिखा है कि पाकिस्तान के एक एजेंट ने उसे को ये बताया कि यदि स्वतंत्र भारत के साथ चला गया तो ये जो कुत्ते हैं इन कुत्तों को जहर दे करके मार दिया जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये दिखा दिया। दूसरा उनको लिखा कि भाई तुम्हारे सारे जो स्टेटस वगैरह है वो पाकिस्तान में ज़्यादा सुरक्षित है। तो अनेक फैक्टर्स बता करके और 14 अगस्त 1947 को घोषणा कर दी, और 13 सितंबर को पाकिस्तान ने 13 सितंबर 1947 को ही पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय की स्वीकृति दे दी कि हमारे इसमें विलय कर लिया गया है। तो पाकिस्तान के इस कदम से भारतीय नेता बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए
और उन्होंने ये तय कर लिया कि जूनागढ़ को तो पाकिस्तान के जबड़े से बाहर निकाल करके ही लाना है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये मामला बड़ा पेचीदा सा बनता जा रहा था। तो इसको एक बड़े ही टेक्निकल तरीके से, बहुत तकनीकी से इसको रिजॉल्व किया, ताकि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई सवाल ना उठे और अधिक हिंसा भी ना हो। तो इसके लिए जूनागढ़ रियासत जो है उसके मातहत 2 जागीरें थीं, जिनको अंग्रेजी में वेसल्स कहते हैं, VASALS। जो वेसल्स जागीर भी होती हैं या वो मातहत जो थे, 2 जागीर थी, एक थी मांगरोल और एक था बाबरियाबाद। तो बाबरियाबाद और मांगरोल के जो जागीरदार थे, तो सबसे पहले पटेल ने उनसे बात की कि तुम विलय पत्र पर सहमति दे दीजिए। उन्होंने, दोनों ने ही, बाबरियाबाद और मांगरोल ने सहमति दे दी और इसका वहाँ के नवाब ने विरोध भी किया। उसने कहा कि ये दोनों जो जागीरें हैं ये मेरी अनुमति के बिना, अगर इनको विलय करना है भारत में तो मेरे से अनुमति लें, और मेरी अनुमति के बिना तो इल्लीगल है। लेकिन उन दोनों रियासतों का जो जागीरें थी उनका कहना था कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने विलय का निर्णय ले सकते हैं। तो इससे एक टोटल तो नहीं, लेकिन एक शुरुआत हो गई जिसमें भारत का पक्ष भारी लगने लगा। और जब लगा ये कि इन जागीरों को तंग कर सकता है नवाब, तो इन जागीरदारों की हिफाजत के लिए एक छोटी छोटी 2 सैनिक टुकड़ियां भी भिजवा दी। किंतु पाकिस्तान इस समय कोई मदद नवाब की नहीं कर पाया। तो नवाब समझ गया कि अब वो यहाँ शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर सितंबर के मध्य में BP मेनन स्वयं जूनागढ़ गए, जो कि पटेल साहब के सचिव थे और देसी रियासतों के विलय का काम देख रहे थे। जब मेनन वहाँ पहुँचे तो जूनागढ़ के नवाब ने बीमारी का बहाना बना करके उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मजबूरन BP मेनन को वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो से मिलना पड़ा और शाहनवाज भुट्टो को इस बात के लिए उन्होंने कन्विंस कर लिया कि यदि हम यहाँ जनमत संग्रह करवाते हैं और जनमत संग्रह में यहाँ के निवासी अगर पाकिस्तान में जाने की सहमति देते हैं तो पाकिस्तान में चला जाएगा, और अगर हिंदुस्तान में रहने की सहमति देते हैं तो हिंदुस्तान में चला जाएगा। इसके लिए दीवान राजी हो गया, किंतु नवाब अभी तक इन चीज़ों से सहमत नहीं था और उन्होंने अपनी जो है सहमति प्रदान भी नहीं की थी। तो इसी बीच क्या हुआ कि जो जूनागढ़ निवासी बॉम्बे में निवास करते थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ जूनागढ़ इन एग्जाइल एक बना ली, और जो वहाँ सरकार बनाई वो सरकार बनाई श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में, जो गांधी जी के भतीजे थे और वे जूनागढ़ के निवासी थे। तो श्यामल दास गांधी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इसी के साथ में जूनागढ़ में जो है जन आंदोलन खड़ा हो गया, और जन आंदोलन को इस सरकार का भी सहयोग था, भारत सरकार का भी सहयोग था, और जन आंदोलन में इतनी ज़्यादा उग्र हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान में विलय का खुल करके विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में जब आंदोलन शुरू हो गया तो पाकिस्तान के विलय का भी विरोध हुआ, किंतु पाकिस्तान की ओर से किसी तरह की तो हलचल हो ही नहीं सकती थी। 1000 किलोमीटर दूर आकर के क्या कार्रवाई वो लोग कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो नवाब साहब थे महाबत खां, वो डरकर अपनी पत्नियों और कुछ कुत्तों के साथ अपने जो उनका अपना खुद का एरोप्लेन होता था उस एरोप्लेन से कराची भाग गए और रियासत को अपने दीवान के भरोसे छोड़ गए। 27 अक्टूबर को दीवान ने भुट्टो को पत्र लिखकर सूचित किया कि यहाँ जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है और जो हमारी स्थिति है वो बहुत अस्थिर हो गई है, डामाडोल है, हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। जब ये समाचार दिया तो पाकिस्तान की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो भुट्टो वहाँ थे, शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ जो जन आंदोलन पैदा हुआ, शांति पैदा हुई है, तो इसमें आप हस्तक्षेप करें। तो इसके लिए शांति के लिए एक सेना भारत सरकार के द्वारा भुट्टो के आग्रह पर भेज दी गई और शाहनवाज भुट्टो ने 6 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन भारत सरकार को ही सौंप दिया। यही उन्होंने निर्णय ले लिया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद आने वाली नहीं थी। यहाँ जन आंदोलन बढ़ रहे थे और जिस तरह से ये मांगरोल और बाबरियाबाद गए, वैसे ही यहाँ भी फौज खुद उसने मांगी यहाँ शांति कायम की जाए। तो ऐसी स्थिति में मोर और लेस अधिकारी हो गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में, दिल्ली में विधिवत रूप से
जूनागढ़ की सरकार का जो सत्ता थी उसका सत्ता हस्तांतरण भारत सरकार को हो गया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद माउंटबेटन ने ये प्रश्न पूछा और ये पूछा कि भाई बिना उसकी अनुमति के ये जूनागढ़ का भूभाग क्यों स्वीकार कर लिया गया। अब क्या टेक्निकली रहा होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ने तो तय किया ही था, उसी के अनुसार हुआ, लेकिन गवर्नर जनरल से सहमति नहीं ली गई, तो ये लगा कि इसमें कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम अब यहाँ पर जनमत संग्रह करवाएंगे। तो 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी करवाया गया और इस जनमत संग्रह में 91% जो मतदाता थे उन्होंने भारत के पक्ष में, तो होना ही था, भारत के पक्ष में अपना मत दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो जूनागढ़ जद्दोजहद कर रहा था 1947 में अगस्त से, वो लगभग 4 महीने के में वो जो है अपने विलय के लिए तैयार हो गया। तो विलय के लिए तैयार तो क्या हुआ है, मोरोड ये मानते हैं कि ये जो विलय हुआ है, इसको जो लेजिटिमेसी मिली विलय को, वो ये जो रेफरेंडम हुआ लास्ट में 20 फरवरी को 1948 को, इस रेफरेंडम के बाद इसमें लेजिटिमेसी भारत सरकार को मिल गई इसके मिलाने की। तो इस तरह से ये जो जूनागढ़ के स्टेट की जो कहानी चल रही थी, जिसे पाकिस्तान को दे ही दिया गया था, किस तरह से पाकिस्तान के जबड़े से बाहर निकाला गया और उसे भारत का अंग बनाया गया। धन्यवाद, नमस्कार।